आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर पाए, उनकी देखरेख कर पाए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उसे वो अनाथ आश्रम रख देते हैं या फिर उनकी देखरेख के लिए नौकर लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी नौकर की एक कहानी आपको सुनाऊंगी कि नौकर ने किस तरह अपने मालिक की पूरे जान से सेवा की और बदले में मालिक ने क्या किया। तो जानने के लिए आपको यह पूरा कहानी सुननी होगी। अभी कुछ देर पहले मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। देखा, दास बाबू की पत्नी का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था। किसी अज्ञात अनहोनी की आशंका से दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। दास बाबू विगत लगभग 2 साल से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उन्हें दिल एवं किडनी की बीमारी ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। वे नियमित रूप से डायलिसिस पर ही रह रहे थे। मैंने फ़ोन को सहमते हुए स्विच ऑन किया। भाई साहब, आपके मित्र नहीं रहे। बहुत ही धीमी आवाज़ में दास बाबू की पत्नी बोली। यह सुनते ही मैं सन्न रह गया। इस अनहोनी की मुझे पहले से ही आशंका थी। दास बाबू मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे। मैं जब लातेहार में पद स्थापित था तो ये खनन विभाग के सबसे प्रतिष्ठित पदाधिकारी थे। ये मुझसे लगभग 2 से 3 वर्ष छोटे थे। हम दोनों सप्ताह में एक बार एक ही साथ रांची से लातेहार आना जाना करते थे। हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर दिए थे। बाद में मेरा ट्रांसफ़र लातेहार से सीतामढ़ी हो गया, लेकिन हम दोनों टेलीफोन पर एक दूसरे के साथ काफ़ी दिनों तक जुड़े रहे। लातेहार पद स्थापना के दौरान ही दास बाबू ने इटकी रोड रांची में अपना एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत मकान बनाया और अपनी पत्नी, बेटी और एक बेटा के साथ इसी मकान में रहने लगे। मेरे भी बच्चे रांची में पढ़ते थे और मैं जब भी उनसे मिलने आता तो दास बाबू से मिलने उनके घर जरूर जाता था। दास बाबू जब पहली दफ़ा बीमार पड़े तो मैं उनसे मिलने उनके घर पहुंचा। शायद मार्च का महीना था और ठंड भी जा चुकी थी और बसंत का आगमन भी हो चुका था। दास बाबू अपने शयन कक्ष से सटे पूरब वाले कमरे में एक दीवान पर लेटे हुए थे। मुझे देखते ही वे उठने का भरपूर प्रयास किया। तब तक उनका नौकर रामू उन्हें उठने से मना करते हुए बिछावन पर लिटा दिया। डॉक्टर साहब ने पूरा आराम करने की कहा है तथा चलने फिरने से मना किया है। मेरी तरफ देखते हुए रामू ने बोला, मैं भी उन्हें लेटे ही रहने की सलाह दी। इसी बीच हम दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। तभी उनकी पत्नी मेरे लिए चाय लेकर आई। चाय का कप मेरे हाथ में देते हुए दास बाबू से पूछी, कॉम्प्लान लेंगे या फिर हॉर्लिक्स। दास बाबू ने थोड़ी देर बाद हॉर्लिक्स भेज देने के लिए कहा। कुछ देर बाद उनका इकलौता बेटा आया और उनसे हॉर्लिक्स लाने के लिए पूछा। मैंने दास बाबू से कहा, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाभी इस बारे में पूछ रही थी और अब आपका आज्ञाकारी पुत्र पूछ रहा है। ईश्वर ऐसी पत्नी और ऐसा पुत्र सभी को दे। दास बाबू के ओठों पर एक फीकी मुस्कान फैल गई। इस मुलाकात के बाद मैं विगत जुलाई महीने में दास बाबू से मिलने गया था। इस बार दास बाबू की सूरत काफ़ी बदल गई थी। चेहरे पर दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई थी। घर में पत्नी और बच्चे कोई नहीं थे, केवल रामू था। इसी बीच रामू मेरे लिए चाय लाया। मैंने पूछा, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे? दास बाबू थोड़ा उदास हो गए। बोले, आपको नहीं पता? बेटी 10 माह पहले मुझे बिन बताए शादी कर ली। बेटा भी बिना मुझे कुछ बताए एक लड़की से हाल ही में शादी कर उसके साथ उसी के घर रह रहा है। मैंने पूछा, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही है? दास बाबू काफ़ी मायूस होते हुए बोले, वह भी घर में कम ही रहती है। वह बिना रुके बोले, विनोद जी, जब इंसान अपनों से उपेक्षित महसूस करने लगता है तब वह सब कुछ छोड़ देता है। मसलन शिकायतें करना, मिन्नतें करना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि सारे रिश्ते झूठे, मतलबी और बेईमानी के हैं। मैंने देखा दास बाबू की आंखें भर आई थी। वह आगे बोले, आपने एक बार मुझे भाग्यशाली कहा था, लेकिन मैंने उस समय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। यह तो रामू है जो अब तक मुझे जिंदा रखे हुए है। मुझे तो लगता है कि यही मेरा इस जन्म का बेटा है। एक बात जानते विनोद जी, पराया व्यक्ति बिना किसी मतलब या लालच के आपका अपना आसानी से बन जाएगा, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखने के लिए आज के ज़माने में बड़ी ही मुश्किल काम है। इतना बोलते बोलते दास बाबू की गला भर आया। दास बाबू शायद बातचीत का विषय बदलने की नीयत से
अपने सामने के रोशनदान की तरफ इंगित करते हुए मुझसे बोले, जानते हैं मैंने इस रोशनदान को 5 बार तुड़वाया था, तब जाकर मेरे मन पसंद का बन पाया था। ये पर्दा देख रहे हैं ना, इसे मैंने फेरी वाला से खरीद लाया था। मैं समझ गया था कि दास बाबू अपनों से तिरस्कृत होकर अपने आप को अपने द्वारा बनाए मकान पर केंद्रित कर संतुष्ट करने की असफल कोशिश किया करते हैं, जो अब उनके किसी काम का नहीं रह गया है। इसी बीच उनकी धर्मपत्नी आ गई, पूरी तरह सज धर कर गहरे मेकअप में कहीं बाहर गई हुई थी। मुझे देखते ही बोली, कब आए भाई साहब? रामू साहब को चाय पिलाया? मैंने कहा, चिंता न करें, मैंने चाय पी लिया है। मुझे जैसे ही आज सूचना मिली कि दास बाबू नहीं रहे, मैं आनन फानन में उनके घर पर पहुंचा। उनका शव उसी बिछावन पर पड़ा था जिस पर कुछ दिन पहले मैंने उनको देखा था। बगल में रामू अगरबत्ती जला रहा था। मुझे देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसका कंधा पकड़कर उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगा। इसी बीच दास बाबू की पत्नी मेरे पास आकर मुझसे पूछी कि भाई साहब, इनका डिपार्टमेंटल पैसा मुझे कैसे मिलेगा? तभी पड़ोस के लोग दास बाबू का शव बिछावन से नीचे उतारने लगे। अचानक तकिए के नीचे से एक स्टाम्प युक्त कागज नीचे जमीन पर सरक आया। दास बाबू की पत्नी लपक कर उस कागज को उठाकर मुझे देते हुए बोली, देखिए तो क्या है। मैंने गौर से उस कागज को देखा। दास बाबू अपनी सारी अचल संपत्ति की वसीयत रामू के पक्ष में कर चुके थे। दास बाबू की पत्नी का सारा ध्यान मेरी ही तरफ था। मैंने धीरे से उनसे कहा, दास बाबू अपनी सारी संपत्ति की वसीयत रामू के पक्ष में करके गए हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शायद काफ़ी लोगों की इससे आंखें भी खुल जाए। थैंक यू दोस्तों।